हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया है, एक बहुत ही ज़्यादा क्वेरी आ रही है बच्चों की अबाउट द सिलेबस की भाई जो बिहार स्टाफ नर्स का सिलेबस है वो क्या है। तो इसके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि भाई बिहार स्टाफ नर्स का जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या है। अब जब बच्चों ने सिलेबस देखा है और जो बाकी एग्जाम्स का सिलेबस होता है, जैसे कि अब आप लोग नोटसेट की भी तैयारी कर रहे हो, KGMU GMCH की तैयारी कर रहे हो और भी सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उसके सिलेबस में और इसके सिलेबस में काफ़ी अंतर है। अंतर ये है कि ये जो बाकी के एग्जाम्स है उसके अंदर तो आपका फुल नर्सिंग का सिलेबस आने वाला है, लेकिन वहीं जहाँ तक इस एग्ज़ाम की बात है, इसका सिलेबस बहुत कम है। मतलब जो मैंने लास्ट में भी आपको वीडियो बनाया है उसमें भी मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है कि जो इसका सिलेबस है वो काफ़ी कम सिलेबस है, बट बाकी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो क्या करना चाहिए, मतलब जितना बिहार स्टाफ नर्स का सिलेबस है क्या हमें उतना ही करना चाहिए? क्या पेपर उसमें से ही आएगा, या हमें एक सेफ साइड लेकर चलनी चाहिए कि इन केस ऐसा हो जाए कि जैसा अगर आपको एम्स CRE वाला याद हो क्या हुआ था कि कहीं ऐसा हो जाए कि भाई नर्सिंग के सिलेबस को इंक्लूड कर लिया जाए, तो 1% भी रिस्क क्यों लेना? क्या लगता है? तो भाई हम लोगों को ऐसा लगता है इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि क्या करना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए। भाई देखो, जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है, जितने हमने एग्जाम्स दिए हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली हम तो हमेशा यही फॉलो करते हैं कि भाई सिलेबस को अच्छे से करना चाहिए। तो पहले मैं एक बार दोबारा से आपको इसका सिलेबस दिखाती हूँ कि इसका सिलेबस कितना है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि भाई हमारे अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए। एक सेफ साइड में अगर कहूँ कि भाई क्यों 1% भी रिस्क लेना, इतनी अच्छी वैकेंसी है, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इतनी बड़ी वैकेंसी है, तो 1% का भी रिस्क क्यों लेना किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई बिहार स्टाफ नर्स के सिलेबस की जहाँ तक बात है, तो आप देखोगे अगर जैसे, तो इसमें देखो ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई आपके पूरे सिस्टम की एनाटमी एंड फिजियोलॉजी आपको पढ़नी है। तो इसमें आपका एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का तो पूरा सिलेबस आ गया है, तो ये कम नहीं है, ये तो पूरा ही सिलेबस आ गया। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी आपकी कंप्लीट आ चुकी है। आपको सारे सिस्टम की एनाटमी पढ़नी है, ENT, रेस्पिरेटरी, आपका यूरिनरी, कार्डियो, GIT, इंटेग्यूमेंट्री, सारी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी आपको अच्छे से करनी है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट भी इन्होंने अलग से मेंशन कर दिया, मतलब ये सब्जेक्ट भी आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही आप पढ़ोगे डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन, और ये टॉपिक आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर भी पढ़ते हो। फिर जो ये बाकी की चीज़ें लिखी हुई है ना, ये है फार्माकोलॉजी की बात। अब फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन इन्होंने कंप्लीट फार्मा नहीं लिखी है, इन्होंने छोटी छोटी चीज़ें लिखी हैं। जैसे देखो ड्रग डोज, अब ड्रग की जो डोज है वो तो खैर आप फंडामेंटल के अंदर ही पढ़ोगे कि कैसे अपन जो डोज है कैलकुलेट करते हैं उसको। टॉक्सिक सिम्टम्स, अब भाई जब आप दवाइयाँ लेते हो तो दवाइयों के साइड इफेक्ट्स, ये तो आप फार्मा में ही पढ़ोगे। तो इसमें देखो सिम्टम्स, आप एक तो सिम्टम्स पे फोकस किया है कि टॉक्सिक सिम्टम्स क्या आते हैं जब हम ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, प्रेस्क्रिप्शंस के बारे में आया हुआ है, और फार्माकोलॉजी बेसिक्स, तो बेसिक्स लिख दिया इन्होंने, एक लाइन में लिख दिया बेसिक। अब इसमें बेसिक में बच्चा क्या समझेगा कि भाई फार्माकोलॉजी के बेसिक में हम क्या पढ़े? क्या हम नॉर्मल ऊपर ऊपर से फार्मा पढ़ ले, या हमें एक एक सिस्टम की ड्रग पढ़नी चाहिए कि भाई मैं कार्डियो की जो ड्रग है वो भी पढ़ूँ, मैं GIT की ड्रग भी पढ़ूँ, भाई मैं अपनी सारी ड्रग को ध्यान से अच्छे से, एंटी मलेरियल, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग, जितनी भी ड्रग है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, सारी ड्रग्स को मैं ध्यान से पढूं, या मैं सिर्फ फार्मा का बेसिक पढूं? तो भाई इसमें कंप्लीट फार्मा पढ़ लेना फॉर अ सेफ साइड, क्योंकि हमने अब तक जितने भी एग्ज़ाम दिए ना, फार्मा से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मतलब जो ड्रग्स है, ड्रग्स से अच्छा खासा पोर्शन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो फार्मा आपको अच्छे से करनी है, फार्मा आपको पूरी ही पढ़नी है। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी कंप्लीट पढ़नी है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही आप स्टेरिलाइजेशन पढ़ोगे। उसके अलावा फार्मा भी आपको कंप्लीट पढ़नी चाहिए हमारे अकॉर्डिंगली, क्योंकि इन्होंने बेशक बेसिक्स लिखा है, अब उस बेसिक्स में वो किस चीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं ये कोई नहीं जानता। तो अच्छा यही रहेगा कि जो आपका सिलेबस है, जो आपने नर्सिंग में फार्मा पढ़ी है, आप उस सिलेबस को कंप्लीट ही पढ़ लो, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, आगे बात आती है भाई न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन की अगर आपको याद हो, एक न्यूट्रिशन की अलग से बुक हुआ करती थी जो अपन नर्सिंग में पढ़ा करते थे, तो न्यूट्रिशन का भी आप अपना सिलेबस कर लेना, जो नर्सिंग का बेसिक सिलेबस होता है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशन के अंदर अपन ज़्यादातर वाइटामिन के बारे में पढ़ते हैं, मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में तो आप अच्छे से पढ़ ही लेना, बैलेंस डाइट के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। तो यही चीज़ें न्यूट्रिएंट्स में है, और स्पेसिफिकली इसमें चीज़ें है ना,
डिजीज स्पेसिफिक डाइट के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई रीनल फेलियर के पेशेंट को आप क्या डाइट दोगे, या कार्डियो का पेशेंट है इसको आप क्या डाइट दोगे, तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा डाइट्स के ऊपर मुझे लगता है कि आप लोगों को फोकस करना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन की। डिजीज कंडीशन के हिसाब से आपको किस तरीके की डाइट जो है वो पेशेंट को देनी चाहिए। फिर भाई आगे बात आती है यहाँ पे साइकोलॉजी की। अब साइकोलॉजी का काफी कम पोर्शन दिया हुआ है, साइकोलॉजी ज्यादा नहीं दी हुई है। साइकोलॉजी में आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ना है। अब ये बताओ भाई, इन्होंने लिखा मेंटल हेल्थ, तो क्या आप इसमें मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ लोगे, या फिर थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ लोगे, या आप इसके अंदर और ज़्यादा जाना चाहोगे? ठीक है, साइकेट्रिक थेरेपीज़ के बारे में, जितनी भी साइकेट्रिक थेरेपीज़ आपने पढ़ी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, दुनिया भर की थेरेपीज़ हैं, तो भाई सारी थेरेपीज़ इन्होंने बोला करने के लिए। इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में और डेविएशन आइडेंटिफिकेशन के बारे में। तो भाई साइकोलॉजी एंड साइकेट्रिक का सिलेबस मिला के इतना सा नहीं है, ये आप जानते हो। तो साइकोलॉजी के साइकेट्रिक के डिसऑर्डर्स ज़रूर पढ़ना। भाई आप मेंटल हेल्थ के डिसऑर्डर्स पढ़ लेना, स्किज़ोफ्रेनिया, डिमेंशिया, डिलीरियम डिसऑर्डर्स पढ़ के जाना, एंटी साइकोटिक ड्रग्स पढ़ के जाना, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स भी पढ़ के जाना। इसके अलावा आपको एंटी साइकोटिक ड्रग्स भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये भी चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम देने बैठे और फिर शौक लगे। तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स को भी पढ़ लेना, और उसके साथ में जो इसके साइकेट्रिक के डिसऑर्डर्स होते हैं ना, थोड़ा सा आप उसको ज़रूर पढ़ना, आप उसको ज़रूर देखना। बाकी थेरेपीज़ हैं, ये तीन ही चीज़ें हैं मेंटल हेल्थ के अंदर जिसके अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, या तो थेरेपीज़ से आएंगे, या ड्रग्स से आएंगे, या डिसऑर्डर्स से आएंगे। तो भाई आपको पढ़ना चाहिए। सिर्फ यहाँ तक अपनी नॉलेज को, अपनी तैयारी को लिमिट मत करना, आपको थोड़ा सा आगे पढ़ लेना चाहिए। अब देखो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग अपने आप में इतना वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन सिलेबस इसका बहुत छोटा से दे रखा है। एक तो एथिक्स के बारे में बताया हुआ है। अब एथिक्स में क्या है, एथिक्स में आप एथिक्स के बारे में पढ़ लोगे, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ लोगे, टोट के बारे में पढ़ लोगे। इसके अलावा एथिक्स में कुछ नहीं है। फर्स्ट एड के बारे में दिया हुआ है, फर्स्ट एड भी कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। सेफ पेशेंट इन्वायरमेंट के बारे में दिया हुआ है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया हुआ है, जिसके आपको ओरल, IV, IM जिस रूट से भी दवाइयाँ देते हैं, कैसे देते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में दिया हुआ है। बस ये इतना ही है, फंडामेंटल का इतना ही सिलेबस दिया हुआ है। तो आपको क्या लगता है, इतना सा सिलेबस इनफ है? आपको पता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो है वो नर्सिंग का बेसिक सब्जेक्ट है, जिसके अंदर सारे प्रोसीजर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जितनी भी मतलब हम नर्सिंग में जो जो चीज़ें करते हैं ना, वो सारी हम इसी में सीखते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में तो हम थ्योरेटिकल नॉलेज ले लेते हैं, जैसे एमएसएन में हमने ठीक है बीमारियों के बारे में पढ़ लिया, साइकेट्रिक में भी ठीक है बीमारियों के बारे में पढ़ लिया, लेकिन जहाँ करने की बात आती है वो अपन फंडामेंटल में करते हैं। जितने भी प्रोसीजर्स है वो सारे इसके अंदर आते हैं। तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इतने से में तो मुझे नहीं लगता कि इसको यहाँ तक लिमिट करना चाहिए। फंडामेंटल के प्रोसीजर्स को तो एटलीस्ट अच्छे से कर ही लेना चाहिए। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं वो तो करने ही चाहिए। हालांकि इन्होंने आगे प्रोसीजर करके लिखा भी हुआ है, देखो भाई कम्युनिटी में इन्होंने बहुत ही छोटी सी चीज़ लिखी है भाई, पब्लिक हेल्थ फैक्टर के बारे में, डिजीज़ कंट्रोल, हेल्थ एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, कम्युनिटी डायग्नोसिस। बहुत ही छोटा सा सिलेबस इन्होंने कम्युनिटी का दिया हुआ है। तो कम्युनिटी के अंदर आप कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, और आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में तो ज़रूर से पढ़ लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिर्फ यहाँ तक इसको भी लिमिट मत करना। देखो आप लोगों ने डिफरेंट एग्जाम्स दिए हैं, आप लोगों को अब तक तो पता चल ही गया होगा कि एग्जाम्स में ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, या एग्जाम्स में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब तक तो आपको ये चीज़ पता चली गई होगी। तो उसके हिसाब से आप ये जानते हो कम्युनिटी में कहाँ से। कॉन्ट्रासेप्टिव्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर पढ़ के जाना। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अलावा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जितनी भी बीमारियां हैं, वो सारी वैक्सीन, उन सारी बीमारियों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। लेवल ऑफ प्रिवेंशन हर एग्ज़ाम में मैक्सिमम हर बार पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना ही चाहिए। तो भाई इनके बारे में आपको पढ़ना ही है। ठीक है, हालांकि एपिडेमियोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो भाई आप अपना लेवल ऑफ प्रिवेंशन को पढ़ लेना। ठीक है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को आप अच्छे से पढ़ लेना, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को भी आप अच्छे से पढ़ लेना, कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। उसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव भी इसमें ऐड कर देना, ताकि अगर इन केस भाई 1-2% अगर पेपर इधर उधर हो भी जाए तो अपन सेफ साइड लेके चल रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो ऐड कर देना। फंडामेंटल में आप प्रोसीजर्स ज़रूर ऐड करना, जितने भी फंडामेंटल के प्रोसीजर्स हैं उनको आप एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि भाई स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। चलो, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कॉमन डिजीज़। अब इसमें कोई सिस्टम नहीं लिखा इन्होंने लिखा कॉमन डिजीज़।
तो अब क्या पढ़ोगे इसमें? कॉमन डिजीज मतलब कॉमन डिजीज़ का मतलब क्या, मतलब ज़्यादातर क्या हो रहा है? बुखार आ रहा है पेशेंट को, आजकल टाइफाइड ज़्यादा हो रहा है तो टाइफाइड के बारे में पढ़ लेते हैं। भाई कॉमन डिजीज़ में सारी ही बीमारियाँ पढ़नी है आपको, ठीक है। सर्जिकल असिस्टेंट के बारे में पढ़ना है, एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ना है, क्रिटिकल केयर के बारे में पढ़ना है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड मैनेजमेंट। लेकिन ये दिखने में छोटा है, लेकिन ये जो कॉमन डिजीज़ है ना, इसमें आपको सारे सिस्टम की डिजीज़ ही पढ़नी है, आपको सारे सिस्टम की डिजीज़ पढ़नी ही पढ़नी है। तो कोशिश करना कि एक बार सारे सिस्टम को ज़रूर कवर करो, सभी सिस्टम को एक बार गो थ्रू ज़रूर होना है, एक बार सारे सिस्टम्स को ज़रूर देखना है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि चलो इतना सा लिखा तो अपन इतना पढ़ के चले जाए। मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसकी डिजीज़ कंडीशंस आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। अब चलते हैं भाई आगे, बात करते हैं पीडियाट्रिक की। पीडियाट्रिक के अंदर देखो चाइल्ड डेवलपमेंट, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना ही है, न्यूनेटल केयर के बारे में पढ़ना है जिसमें आप गार्ड स्कोर वगैरह पढ़ोगे आप, ठीक है। पीडियाट्रिक इमरजेंसीज़ के बारे में पढ़ना है। अब पीडियाट्रिक इमरजेंसीज़ में आप सारे डिजीज़ कंडीशन पढ़ लेना, जितनी भी कॉन्जेनाइटल है आपकी, जितनी भी आपका ये जैसे न्यूनेटल जॉन्डिस हो गया, और ये आपकी जो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट वगैरह है, इनको सबको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और जितनी भी इम्पोर्टेंट डिजीज़ कंडीशन है वो सारी इसमें कवर कर लेना आप, क्योंकि पीडियाट्रिक इमरजेंसी एक वर्ड लिखा है, बट आप इसकी सारी डिजीज़ कंडीशन को ज़रूर कवर कर लेना, ठीक है। उसके अलावा प्रिवेंटिव केयर तो आप बताइए, ठीक है। चलिए भाई अब बात करते हैं ओबीजी की। ओबीजी के अंदर दिया है एंटीनेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर, तो भाई इंट्रा भी आएगा, ठीक है। चाइल्ड बर्थ लिख दिया इन्होंने, तो एंटी, इंट्रा एंड पोस्ट तीनों, अब तीनों में जो जो चीज़ें होती है ना वो सारी पढ़नी है आपको। एंटीनेटल केयर, इंट्रानेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ही केयर पढ़ोगे, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। एंटीनेटल में अपन क्या क्या टेस्ट कराते हैं, कौन कौन सा टेस्ट कौन सी बीमारी को इंडिकेट करता है, किसका लेवल बढ़ता है तो कौन सी बीमारी इंडिकेट होती है, किसका लेवल घटता है तो क्या होता है, सभी चीज़ों को पढ़ना है आपको। पोस्ट नेटल में कौन कौन सी बीमारियां होने का रिस्क रहता है, ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसीज, सारी इमरजेंसीज के बारे में पढ़ना है, पीपीएच के बारे में, परपूरियल सेप्सिस के बारे में, एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में, प्लासेंटा की एबनॉर्मेलिटीज़ सारी पढ़ के जाना, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन आता ही है, हर एग्जाम में आता ही है। तो प्लासेंटा की एबनॉर्मेलिटीज़ तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो भाई इसके अंदर भी लेबर के बारे में हो गया, ठीक है, चाइल्ड बर्थ, तो लेबर के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। एंटीनेटल में एंटीनेटल हेमरेज के बारे में पढ़ना है, सारे चेकअप्स के बारे में पढ़ोगे। पोस्ट नेटल में आप अपना पीपीएच के बारे में, परपूरियल सेप्सिस के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसीज में सारी चीज़ें पढ़ लेना। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, और अपना फैमिली वेलफेयर। अब भाई हमारा लास्ट पोर्शन बचता है हेल्थ, आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है, नर्सिंग एजुकेशन। इसमें आएगा हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स, तो जो 14 प्रिंसिपल्स है फेयोल के, ठीक है, हेनरी फेयोल के, वो आप अपना पढ़ लेना। सुपरविज़न के बारे में पढ़ लेना, नर्सिंग के ट्रेंड्स के बारे में, और टीचिंग मेथड्स जो जो हम नर्सिंग में अप्लाई करते हैं ना, लेक्चर मेथड होता है, आपके सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, डेमोन्स्ट्रेशन होता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो सारे मेथड्स आप पढ़ लेना। एवीएड भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो मैनेजमेंट का तो चलो इतना नहीं आता है, लेकिन बाकी के मैंने आपको जो सब्जेक्ट बताए वो तो आते हैं। तो कि क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन क्या है, सिलेबस मैंने आपको बता दिया, पर मैंने इसके साथ आपको ये भी बताया कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको कौन कौन सी चीज़ें और पढ़ते हुए चलना है। तो बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है भाई, देखो शायद ये सिलेबस इतना कम इसलिए है क्योंकि ये वैकेंसी जो है ये ज़्यादातर जीएनएम के लिए होती है, आई थिंक सो, क्योंकि पता नहीं बच्चे भी कह रहे हैं कि शायद जीएनएम के लिए एलिजिबल थी, इस बार इन्होंने बीएससी को भी डाल दिया, तो मे बी इस वजह से इसका सिलेबस कम है। बट जीएनएम का भी इतना कम सिलेबस नहीं है, जीएनएम में भी नर्सिंग का अच्छा खासा सिलेबस है। तो आप जो है अपना नर्सिंग का जो सिलेबस है ना उसको तो करके ही जाओ, नर्सिंग का सिलेबस तो आपको अच्छे से करना ही है। सिर्फ यहाँ तक अपनी लिमिटेशन मत रखना, इन केस अगर थोड़ा पेपर इधर उधर हुआ, थोड़ा सा लेवल पेपर का अप हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए पहले से ही अपने लेवल को थोड़ा सा ऊपर ही रखना, क्योंकि तैयारी वैसे भी आप बहुत सारे एग्जाम्स की कर ही रहे हो, और नर्सिंग का सिलेबस तो भैया सेम है और उतना के उतना ही है। तो ऐसा अपने आप को लिमिटेशन मत लगाओ कि भाई सिर्फ अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्योंकि बहुत कम है, और इनमें ना इतने इतने वर्ड्स जो ये लिखे हुए हैं ना, इन वर्ड्स के अंदर का मतलब बहुत बड़ा है। जैसे मैंने बताया ना कॉमन डिजीज़, तो वो डिजीज़ क्या, कॉमन डिजीज़ कौन सी कॉमन डिजीज़, भाई सारी कंडीशन आती है उसके अंदर।
फंडामेंटल के प्रोसीजर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली पढ़ के ही जाने होते हैं यार। स्टाफ नर्स का पेपर है, प्रोसीजर से क्वेश्चन नहीं आएंगे तो कहाँ से आएंगे। तो इसीलिए अपनी तैयारी को लिमिट नहीं करना है, जितना हो सके उतना पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो। जो भी पहले आपके जैसे CHO वगैरह के एग्ज़ाम हुए हैं या जो भी एग्ज़ाम हुए हैं पहले, उन एग्ज़ाम्स के पेपर्स वगैरह देखो। इसका पेपर नहीं हुआ लेकिन बाकी के जो भी एग्ज़ाम्स, मैं तो कह रही चाहे जिस एक्चुअल में होता क्या है कि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, टॉपिक्स अगर आप देखोगे ना, टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस ऑलमोस्ट सबकी सेम ही होती है कि भाई ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से डालेंगे। तो ऑलमोस्ट हर बच्चा इंपॉर्टेंट के चक्कर में वही पढ़ के जाता है हमेशा ज़्यादातर। तो थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा जो बाकी के जो पेपर्स हैं, दूसरे पेपर्स हैं, TYQs को थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा सर्वे करो कि भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, कहाँ से पेपर्स आते हैं, उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो। इसके जो भी अपना लेटेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलो और अच्छे से तैयारी करते हुए चलो। लिमिटेशन मत लगाना, जितना हो सके उतना नर्सिंग के सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करना। तो ये था भाई मेरा आज का वीडियो। आई होप आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। उसके अलावा जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई हमारा एक न्यू बैच लॉन्च हो चुका है, संकल्प 2.0। भाई नया बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। आपको करना क्या है, आपको जाना है गूगल पे और आपको लिखना है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 आप लिखेंगे, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, आप इधर जाएंगे नर्सिंग में और यहाँ पे आपको ये सारे बैचेस मिलेंगे। यहाँ पे है बिहार स्टाफ नर्स, ठीक है। तो आप BTSC की तैयारी कर रहे हो, आप इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये है संकल्प 2.0। तो भाई इसका नया बैच लॉन्च हो चुका है जो कि 24 मई से स्टार्ट होने वाला है। तो 24 मई से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। आज 22 है तो 24 से इसकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो फटाफट से आप इस बैच में इनरोल कर लीजिए, क्योंकि अभी ये ऑफर में भी चल रहा है। अभी इसमें 2 गुना ज़्यादा वैलिडिटी के साथ में 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, यानी कि 12 दूनी 24 और 3 27, ठीक है। तो 27 मंथ की आपकी इसकी वैलिडिटी है। इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलती है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती है, PDF नोट्स भी मिलते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लस ये बैच आपका बायलिंगुअल रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाता है। तो लैंग्वेज बैरियर इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बिल्कुल इसमें इनरोल कर सकते हैं। डेली इसमें क्लासेस होती है। इसका जो प्राइस है वो है 2299। आप इसको यहाँ से बाय नाउ करें। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको लगाना है YT05। आप इसको यहाँ अप्लाई करेंगे तो इसका प्राइस हो जाएगा 2099। यहाँ से आप बाय नाउ कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है इस बैच को परचेज़ कर सकते हैं। तो 24 मई से स्टार्ट होगा और सिलेबस जो है भाई वो हम एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट कराना हमारा हमेशा टारगेट रहता है, जो कि हम पूरी कोशिश करते हैं कराने का। उसके अलावा अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो भाई इसके लिए जो है बुक भी लॉन्च हो चुकी है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको ये नहीं पता कि भाई हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो उसके लिए यही आपको बिहार स्टाफ नर्स जब आप सेलेक्ट करोगे, नीचे जाओगे, यहाँ पर ये आपको बुक मिलेगी। ये बुक अभी हिंदी एडिशन में अवेलेबल है, बहुत जल्दी इंग्लिश एडिशन में भी आ जाएगी। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो इसको परचेज कर सकते हैं। प्राइस आप देख रहे हो इसका और सस्ता हो चुका है, 313 रुपये, 20% इस पे ऑफ चल रहा है। सेम आपको यहाँ से बाय नाउ करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना है YT05। आप इसको अप्लाई कर देना। इसका प्राइस आपको और कम 305 रुपये में आपको ये बुक मिल जाएगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो डिटेल्स डालोगे, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी करेक्ट डिटेल्स डाल देना। इसमें आपको हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं 5500 प्लस, सभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है। तो यहाँ से आप इनरोल कर सकते हैं। 5 प्रैक्टिस पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पे कॉल करके 9958776247 क्वेरी को पूछ सकते हैं। चलिए भाई, मिलती हूँ मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नर्सिंग अड्डा 24/7। थैंक यू सो मच।